मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने लिखा है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। ये शायरी महाराष्ट्र की वर्तमान राजनीति पर सटीक बैठती है। कल तक शिवसेना अपने घर में लगी सेंध को लेकर परेशान थी और आज हालात ये हैं कि एनसीपी अपने अस्तित्व को लेकर के लड़ाई लड़ रही है। नमस्कार, राजनीति का टॉप फ्लोर देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। कहते हैं कि सियासत में दुश्मनी कब दोस्ती में तब्दील हो जाए कुछ भी तय नहीं होता है। चुनाव से पहले एक ही दल में दिल के साथ मिलने वाले दोस्तों के जब दल बदलते हैं तो फिर दिल भले न बदले, मगर सियासी दुश्मनी की जंग में शब्दों के बाण एक दूसरे को निशाना बनाते हुए जरूर नजर आते हैं। कुछ ऐसी बानगी महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। दरअसल रविवार 2 जुलाई को अजित पवार ने अचानक से अपने चाचा और भारतीय राजनीति के दिग्गज, जिन्हें खासतौर पर राजनीति का भीष्म पितामह भी कहा जाता है, शरद पवार का साथ छोड़ दिया। साथ तो छोड़ा ही छोड़ा, साथ ही साथ एनसीपी पर दावा भी ठोक दिया। अजित पवार गुट का दावा है कि उनके साथ 40 से ज्यादा विधायकों का समर्थन हासिल है। उधर शरद पवार का कहना है कि सब कुछ 3 महीनों में ठीक हो जाएगा। इस राजनीतिक लड़ाई में क्या कुछ पटाक्षेप होगा यह भी कहना मुश्किल है, लेकिन आखिर इस राजनीति की जड़ें कहां तक पहुंच रही है, इस पूरी खबर में बताने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर शरद पवार की पार्टी एनसीपी में आज के हालात में दो फाड़ हो चुकी है और बड़ी बात यह है कि एनसीपी के कई दिग्गज नेता भी अजित पवार के साथ चले गए हैं, भले वो छगन भुजबल हो या प्रफुल्ल पटेल। अब सियासी गलियारों में यह चर्चा होने लगी है कि अगर ऐसे ही एनसीपी में उथल पुथल बना रहा तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पार्टी की स्थिति बेहद खराब हो जाएगी। यानी साफ है कि भतीजे की बगावत ने चाचा और पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया है। हालांकि भारतीय राजनीति में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब किसी परिवार के किसी सदस्य की बगावत ने पार्टी को अर्श से फर्श पर लाकर खड़ा कर दिया हो। भारतीय राजनीति में ऐसे वाकये कई बार देखने को मिले हैं। आज हम आपको रूबरू करवाएंगे कुछ ऐसे सियासी घटनाक्रमों से जो भारतीय राजनीति में देखने को मिले हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है राज ठाकरे। एक समय था जब शिवसेना में राज ठाकरे के इशारे से पत्ता डोलता था, या यूं कहे कि उनकी तूती बोलती थी। बाल ठाकरे के बाद किसी का नंबर आता था तो वो था राज ठाकरे। युवाओं को शिवसेना से जोड़ने की जिम्मेदारी भी राज के हाथ में ही थी। बाल ठाकरे के अंदाज में तेज तर्रार और भड़काऊ भाषण देने के लिए राज ठाकरे जाने जाते थे। हालात ये बन गए थे कि राज ठाकरे की सक्रियता के कारण ही उन्हें बाल ठाकरे के राजनीतिक वारिस के तौर पर देखा जाने लगा। लेकिन जब उत्तराधिकारी चुनने की बारी आई तो बाल ठाकरे का पुत्र मोह जागृत हो गया और उससे नाराज होकर राज ठाकरे ने शिवसेना से बगावत कर दी और एक अलग पार्टी बना ली। साल 2006 में शिवसेना से अलग होने के बाद उन्होंने खुद की पार्टी बनाई, जिसका नाम रखा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, यानी कि मनसे। शिवसेना से नाराज शिवसैनिक बड़ी संख्या में मनसे में शामिल हो गए। साल 2009 के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पहली बार चुनाव मैदान में उतरी और विधानसभा के 228 सीटों में से 13 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि साल 2014 के विधानसभा चुनाव में मनसे महज एक ही सीट पर सिमट गई। साल 2017 के बीएमसी चुनाव और 2019 के विधानसभा चुनाव में भी मनसे एक ही सीट पर जीत हासिल कर पाई। हालांकि ऐसा नहीं रहा कि राज ठाकरे के जाने से शिवसेना को कोई नुकसान नहीं हुआ। शिवसेना हमेशा से ही बीजेपी से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करती थी, लेकिन राज ठाकरे की बगावत ने पार्टी को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। परिणाम यह रहा कि साल 2009 के चुनाव में शिवसेना को महज 42 सीटें हासिल हुई और इसके बाद से शिवसेना बीजेपी से अधिक सीटें जीतने में नाकामयाब रही। इस बगावत का यह परिणाम रहा कि बीजेपी ने कभी भी शिवसेना के नेता को सीएम नहीं बनाया। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, तब जाकर करीब 20 सालों के बाद शिवसेना का मुख्यमंत्री बना। अगली बात करते हैं हरियाणा की, और चौटाला फैमिली का राजनीति में बड़ा नाम है। यहाँ देवीलाल चौटाला की सियासी विरासत को आगे बढ़ाया ओम प्रकाश चौटाला ने। चौटाला 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। ओम प्रकाश के 2 बेटे हैं, एक अजय सिंह चौटाला और दूसरे अभय सिंह चौटाला। अजय चौटाला के 2 बेटे हैं, दुष्यंत और दिग्विजय। जब शिक्षक भर्ती में ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला जेल में बंद थे तो चौटाला की पार्टी में अभय चौटाला पावर सेंटर बन गए थे। पार्टी के फैसलों में अभय की झलक दिखाई देने लगी थी। दुष्यंत और दिग्विजय पार्टी में बेहद कमजोर पड़ते जा रहे थे। साल 2018 का वक्त था, अजय चौटाला के बेटे दुष्यंत और दिग्विजय को पार्टी ने निष्कासित कर दिया। दरअसल अजय चौटाला को निकालने की सियासी पटकथा साल 2018 में ही लिख दी गई थी। ठीक 1 साल बाद अजय चौटाला की पार्टी की सदस्यता को रद्द कर दिया गया। 9 दिसंबर 2018 को दुष्यंत ने जननायक जनता पार्टी के नाम से नए दल का ऐलान कर दिया। साल 2019 में विधानसभा चुनाव आईएनएलडी के वोट प्रतिशत पर जेजेपी का कब्जा हो गया। जेजेपी ने 27 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा और 10 सीटों पर जीत दर्ज की। वही आईएनएलडी सिर्फ 1 सीट
ही हासिल कर सकी। ऐसे में हरियाणा विधानसभा के चुनाव में दुष्यंत चौटाला किंग मेकर बनकर के सियासत में उभरे। नतीजा यह हुआ कि जेजेपी के समर्थन से बीजेपी ने सरकार बना ली और इस सरकार में डिप्टी सीएम बने दुष्यंत सिंह चौटाला। कहानी यही खत्म नहीं होती है। देश की सियासत में बड़ा स्थान रखने वाले उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार मुलायम सिंह यादव का कुनबा भी इस सियासी कलेश से अछूता नहीं रहा है। दरअसल मुलायम सिंह यादव सूबे के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। साल 2012 में जब समाजवादी पार्टी चुनाव जीती तो मुलायम सिंह यादव ने बेटे अखिलेश यादव को सूबे का सीएम बनाया। साल 2015 तक पार्टी और राज्य में सब कुछ कुशल मंगल चलता रहा, पूरा परिवार एकजुट रहा। लेकिन इसके बाद परिवार में एक के बाद एक कड़ियां दरकने लगी। अखिलेश नए जमाने की राजनीति की बात करते थे, वो सूबे में नए जमाने की सियासत को लेकर के आए थे। तो वहीं मुलायम सिंह यादव अंग्रेजी और कंप्यूटर की खुलकर मुखालफत करते थे। लेकिन अखिलेश सीएम बनते ही राज्य में लैपटॉप स्कीम लेकर के आए। ये बड़ा बदलाव पार्टी के धुरंधरों को नागवार गुजरा, जिनको लेकर अखिलेश और चाचा शिवपाल में सियासी कलेश शुरू हो गया। ऐसी तकरार सूबे की सियासत में सबसे बड़े राजनीतिक घराने में पहली बार देखी गई थी और राजनीतिक लड़ाई इस कदर बढ़ चुकी थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अखिलेश यादव ने शिवपाल के करीबी गायत्री प्रजापति और राजकिशोर को उसी दौरान मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। ठीक एक ही दिन बाद ही मुख्य सचिव से दीपक सिंघल को हटा दिया गया और ये तीनों शिवपाल गुट के मुख्य स्तंभ माने जाते थे। अखिलेश के फैसले से गुस्साए मुलायम ने बेटे अखिलेश यादव को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से हटाकर शिवपाल को सूबे की कमान सौंप दी। इससे नाराज होकर अखिलेश यादव ने शिवपाल से सभी जरूरी मंत्रालय भी वापस ले लिए। भाई और बेटे के बीच बढ़ते विवाद को देखते हुए मुलायम सिंह यादव ने एक बैठक बुलाई और उसमें अखिलेश और शिवपाल ने अपना अपना पक्ष रखा। इसके बाद पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने मीटिंग में मौजूद विधायक, सांसद और बाकी नेताओं के सामने सीएम अखिलेश यादव को जमकर फटकार लगाते हुए शिवपाल यादव के पार्टी में दिए गए योगदान को सराहा। बैठक के आखिर में मुलायम सिंह यादव ने दोनों को गले भी मिलवाया। कई तस्वीरें भी सियासी मोड़ में सामने आई, लेकिन अलगाव खत्म नहीं हुआ था। साल 2016 खत्म होने वाला था। सूबे में विधानसभा के चुनाव में 2 महीने का ही समय बाकी था। अखिलेश ने बगैर किसी से पूछे अपने चहेतों को पार्टी का टिकट दे दिया। इससे नाराज मुलायम सिंह ने अखिलेश को पार्टी की से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। उनके निष्कासन से अखिलेश के समर्थक सड़कों पर आ गए। नतीजा यह निकला कि अखिलेश यादव को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। इससे चाचा शिवपाल नाराज हो गए। शिवपाल ने विधानसभा का चुनाव तो समाजवादी पार्टी से ही लड़ा, लेकिन प्रचार नहीं किया और चुनाव का नतीजा यह रहा कि समाजवादी पार्टी 224 सीटों से 47 सीटों पर सिमट गई। विधानसभा चुनाव में हार के बाद भी चाचा और भतीजे के बीच जारी कलह खत्म नहीं हुई। साल 2018 में शिवपाल ने समाजवादी को छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। साल 2019 लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, लेकिन शिवपाल को कोई सफलता नहीं मिली और समाजवादी पार्टी में 5 सीटों पर सिमट गई। इन तमाम बातों से सबक लेते हुए शिवपाल और अखिलेश यादव ने 2022 का विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ा। हालांकि चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बना सकी और 111 सीटें मिली। 10 अक्टूबर 2022 को पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद शिवपाल ने अखिलेश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का ऐलान कर दिया, क्योंकि राजनीति दोनों को करनी थी। लेकिन सबके बीच एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या सिर्फ सियासी नफा नुकसान के लिए ही तमाम जो राज परिवार है या उनके जो सियासी वारिस है वो एक जाजम पर बैठने की कोशिश करते हैं। बहरहाल सियासी उधेड़बुन में ये पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर कौन किस पाले में है और कौन किस घड़ी किस जाजम पर जाकर बैठ जाए। हालात ये हो गए हैं कि लोकतंत्र के कारिंदों से जवाबदेही की उम्मीद करना अब बेमानी लगने लगा है। ऐसे में जनप्रतिनिधि कहलाने वाले इन तथाकथित नेताओं की राजनीतिक लिप्सा के अंत की हदें कहां जाकर खत्म होगी, यह कहना थोड़ा मुश्किल है। राजनीति के टॉप फ्लोर में आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी सियासी समीकरणों के साथ, उन राजनीतिक चालों के साथ जो आपके लिए भी जानना जरूरी है और हमारे लिए। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।